हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम रेगुलर बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर में से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जहां से आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। ये जो टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टेक, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड हो सकते हैं जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर देंगे। और इसके साथ साथ हम रेगुलर बेसिस पे क्या डिस्कस करते हैं, एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। इसके अलावा हम लास्ट में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भी देते हैं जिससे क्या होता है, आपको ये फील हो सके कि भाई आप थोड़ा खुद से भी रिसर्च करें, आप उस टॉपिक को पढ़ें खुद से। इसलिए एक या दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, बाकी क्वेश्चन तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपकी और तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि इंडिया ने कुछ अमेंडमेंट किए हैं स्पेस सेक्टर में एफडीआई के जो नॉर्म्स है उसके अंदर, जिससे एफडीआई मंगाई जा सके, है ना, इन्वाइट की जा सके। अभी एफडीआई होता क्या है, आ जाइए सबसे पहले इसको ही समझते हैं। तो देखिए, दो तरीके से इन्वेस्टमेंट मंगाया जाता है। एक तो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है एफआईआई। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ये सीधा का सीधा कहाँ पर, कंट्री के अंदर किया जाता है। जबकि एफआईआई कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, एफआई की फुल फॉर्म हो जाएगी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये किसी दूसरे देश के मार्केट में, ठीक है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है एफआईआई के अंदर। अब देखो, एफडीआई जो है ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि एफआईआई क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल असेट्स, जो फिजिकल असेट्स होती हैं उसके अंदर पैसा खर्च करते हैं, जबकि एफआईआई के अंदर फाइनेंशियल असेट्स में पैसा खर्च किया जाता है। एफडीआई के अंदर इसका मेजर एम होता है कि जो एंटरप्राइज है उसकी कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी, जो मैनेजमेंट है उसको बढ़ाया जा सके, उसका कंट्रोल हाथ में लिया जा सके। ठीक है, जबकि इसका जो एफआईआई का एम होता है कि टू इंक्रीज द कैपिटल अवेलेबिलिटी, जो कैपिटल शॉर्टेज रह गई है वहाँ पर पैसा अवेलेबल कराया जा सके। एफडीआई में क्या होता है, ये इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, एक्सेस द मार्केट एंड मैनेजमेंट इनपुट साथ साथ। और जो एफआईआई वो ओनली किस पे फोकस करती है, कैपिटल इनफ्लोज पे। एफडीआई फ्लोज इनटू द प्राइमरी मार्केट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जबकि एफआईआई क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट में इसमें पैसा लगाया जाता है, ना कि प्राइमरी मार्केट में। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट होता है किसी मार्केट को शुरू से लेके लास्ट तक डेवलप करना। ठीक है, जबकि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, पहले से कोई मार्केट है उसको अपन आप क्या कर रहे हैं, फंड कर दे रहे हैं, ये हो जाता है सेकेंडरी। ठीक है, एफडीआई में क्या होता है, एंट्री एंड एग्जिट रिलेटिवली डिफिकल्ट होती है। एफडीआई में आप एंट्री और एग्जिट बहुत डिफिकल्ट है, आप इतनी आसानी से नहीं घुस सकते और इतनी आसानी से निकल नहीं सकते, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती है। वहाँ की लेबर, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट, वहाँ के पीपल, अगर किसी कंपनी को डेवलप कर दिया वहाँ पर और वहाँ पे एकदम से निकल जाएंगे तो वहाँ के लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे भाई, उनको उनका खाना पीना कैसे होगा। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के किसी को एंट्री दी जाती है और बहुत सोच समझ के ही उसको एग्जिट दिया जाता है। तो एफडीआई में बहुत डिफिकल्ट होता है, पर एफआईआई में ऐसा नहीं है। एफआईआई में क्या होता है, एंट्री एंड एग्जिट रिलेटिवली ईजी होता है। आप किसी भी दूसरे मार्केट में पैसा लगाइए, आपका मन है तो पैसा विड्रॉल कर लीजिए, सामने वाला आपको वापस दे देगा। ठीक है, एफडीआई इज एलिजिबल फॉर प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो एफडीआई क्या है, जो कंपनी के प्रॉफिट होते हैं उसमें एलिजिबल होता है। जबकि एफआईआई क्या होता है, कैपिटल गेन, जितना भी कैपिटल पे गेन हुआ है उसमें एफआईआई एलिजिबल होते हैं। डज नॉट टेंड टू बी स्पेक्यूलेटिव। ठीक है, तो एफआईआई क्या है, ये सट्टाबाजी नहीं है कि आप स्पेक्यूलेशन लगाएं कि ये मार्केट ग्रो कर जाएगा या पैसा लगा दो, ऐसा नहीं। वहाँ पे तो आप मार्केट को डेवलप करते हैं और फिर आप उसको रन करते हैं। जबकि एफआईआई क्या होता है, आप उसमें पैसा लगा रहे हैं कि भैया ये मार्केट ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, इस पर मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, तो आप इस तरीके से एक सट्टा खेल रहे हैं, एक तरीके से पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, अब एफडीआई में क्या होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के एम्प्लॉयमेंट पे, लेबर पे एंड वेजेस पे। ठीक है, परंतु ऐसा एफआईआई में नहीं है। एफआईआई में कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता वहाँ की लेबर, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, इन चीज़ों पर। तो इसीलिए एफडीआई के अंदर क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वहाँ कोई एफडीआई अलाउ कर दी गई है। मान लीजिए वॉलमार्ट को एफडीआई अलाउ कर दी यहाँ पर इंडिया में, तो उसने आके पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा वॉलमार्ट, मतलब ये जो बड़े बड़े आपने देखे होंगे शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स है ना, तो इस तरीके से वॉलमार्ट यहाँ पर डेवलप कर दिया और उसके अंदर हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। अब क्या होगा, मान लीजिए उसको मन करा उस बंद करने का, तो ऐसे आसानी से बंद करके नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ की जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जब भी कोई कंपनी बंद होती है तो उससे क्या होता है, उस पर जो रिलेटेड लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट मिला होता है, वहाँ की जो लेबर होती है, उनकी जो दैनिक जीवन है वही डगमगा जाता है, क्योंकि पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा बंद हो जाएगा। अब मान लो कार की किस्त है, घर की किस्त है, सबने लोन ले रखे होते हैं, तो कहाँ से पे करेंगे, तुरंत इधर उधर भागेंगे, कहीं नौकरी, किसी को नौकरी मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, कोई बर्बाद होगा। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें एंट्री एग्जिट बहुत सोच समझ कर देती है। अब आ जाइए देखते हैं स्पेस सेक्टर में एफडीआई अलाउ करी है तो क्या क्या करा है। ठीक है,
तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, सिग्निफिकेंट मूव किया है टू अट्रैक्ट द एफडीआई इन इन्वेस्टमेंट इंडियन स्पेस सेक्टर। तो इसके लिए कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं एफडीआई नॉर्म्स में। तो पहला क्या किया गया, ये किया गया है कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट फॉर द सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट्स के जो कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी उसमें 100% ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई अलाउ कर दी गई है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कंपोनेंट बनाने हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है जो भी सैटेलाइट्स हैं, उसमें तो 100% एफडीआई कर दी गई। दूसरा किया गया 74% एफडीआई अलाउ की गई है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस, जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चर की जा रही है और उनके ऑपरेशंस, अगर दोनों चीज़ें ले रहा है, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन की बात कर रहा है, तो उसमें 74% तक ही उसको एफडीआई अलाउ है विदेशी कंपनियों को। ठीक है, और तीसरा है 49% ऑफ द लॉन्च व्हीकल, जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उसमें 49% तक ही एफडीआई अलाउ की गई है। पहले इसमें एफडीआई मतलब अलाउड नहीं थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो 49% के बियॉन्ड में, अगर ये 51% किसके हाथ में, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास रहेगा इसमें बाकी इन्वेस्टमेंट, बाकी पैसा किसका 49% किसमें कौन करेगा, ये ऑटोमेटिक रूट या गवर्नमेंट की परमिशन से इतना एफडीआई अलाउ कर दी गई है। अब दो तरीके से होती है, अपन ने कल देखा ही था, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा है गवर्नमेंट नॉर्म्स रूट के अकॉर्डिंग। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, ऑटोमेटिक रूट है कि जिसमें आपको गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, आप डायरेक्ट फॉर्म भरिए और डायरेक्ट एफडीआई कर दीजिए, है ना, पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। जबकि गवर्नमेंट रूट में क्या होता है, पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं इस क्षेत्र में एफडीआई लाना चाहता हूँ, तो क्या गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो वो उस तरीके से फिर दिए जाते हैं पैसे। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन कर लेते हैं ये एमसीक्यू वाले। देखो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अदिति स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर। ठीक है, जो अदिति योजना है हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस क्षेत्र से संबंधित है, डिफेंस सेक्टर से है, हेल्थ सेक्टर से है, एजुकेशन से है या फाइनेंशियल सेक्टर से है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। अदिति जो योजना है ये किससे रिलेटेड है, डिफेंस सेक्टर से, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिफेंस सेक्टर से है अदिति। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह लॉन्च द एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ द इनोवेशन टेक्नोलॉजीज विद IDX अदिति। ठीक है, स्कीम्स न्यू लॉन्च करी गई 4 मार्च 2024 को ही लॉन्च करी गई है, और 6 मार्च है तो देख लीजिए 2 दिन पहले ही लॉन्च करी गई है। इसमें अलाउ की गई 750 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 2023-24 से 2025-26 के लिए अदिति स्कीम को लॉन्च किया गया है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। What is the theme of the World Hearing Day 2024? विश्व श्रवण दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी पर्पज से भी और बाकी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम क्या रही। ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट्स रियलिटी, चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर ए रिलेटिवली फॉर ऑल, रियलिटी फॉर ऑल, टू हियर फॉर लाइफ, लिसन एंड केयर, एक्शन फॉर हियरिंग लॉस, मेक ए साउंड इन्वेस्टमेंट। तो बताइए इनमें से कौन सी थीम है वर्ल्ड हियरिंग डे की। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर रिलेटिवली रियलिटी फॉर ऑल। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये आंसर याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपके लिए होमवर्क का नहीं, मतलब अभी डिस्कस कर रहे हैं। ओखला बर्ड सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, ओखला पक्षी अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी से बताइए, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। पिछली बार तो नहीं, 2-3 साल पहले ये ओखला बर्ड सेंचुरी पे क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है ये ओखला बर्ड सेंचुरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आप पूरा का पूरा यहाँ पर डेटा पढ़ सकते हैं। और ये ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ पड़ती है, नोएडा के पास में पड़ती है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अमराबाद टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज
इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में खबरों में रहा अमरावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है और ये खबरों में क्यों रहा ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो राज्य बताइए और खबरों में क्यों रहा इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। देखो, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, बताइए कौन से राज्य में स्थित है। आपको क्या करना है, वीडियो को पोस्ट करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर लोकेटेड है, तेलंगाना में लोकेटेड है। आज ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 से पहले इसका डिस्कशन भी कर लेते हैं। देखो, तेलंगाना आंसर हो जाएगा। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, अमरावती जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर जो लेपर्ड्स की संख्या है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुई है और इसीलिए ये न्यूज़ में रहा। ये जो अमरावती टाइगर रिजर्व है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ये 2611.4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है और सेकंड लार्जेस्ट है कोर एरिया के रूप में। ओरिजिनली हम बात करें तो ये किसका पार्ट है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का पार्ट है, जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और अमरावती टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादा चर्चा में कब आया, जब ये जो तेलंगाना है ना, ये 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश से अलग करके इसके एक नया स्टेट के रूप में इसको एक दर्जा दिया गया था, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर नल्ला मल्ला फॉरेस्ट लोकेटेड है इस अमरावती टाइगर रिजर्व के में, है ना। और ये क्या है, कृष्णा रिवर से इसमें पानी मिलता है। साथ साथ यहाँ 2 डैम भी है, श्रीशैलम डैम और नागार्जुन सागर डैम। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अमरावती टाइगर रिजर्व की ये कुछ खासियत है, ये आपसे एग्जाम में कुछ पूछी जा सकती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। समोआ, है ना, समोआ पाथवे। अब ये समोआ पाथवे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज से हमारे छोटे छोटे कंट्रीज जूझ रहे हैं अभी। ठीक है, अब मैंने तो आंसर ही बता दिया, तो कोई बात नहीं। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग। समूह पाथवे जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। अफ्रीकन यूनियन से, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन से, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट से, या फिर यूरोपियन यूनियन से। तो देखो, इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया था कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट से ये रिलेटेड है। आ जाओ इसको थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो समोआ पाथवे है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट से ये लिंक्ड है। क्यों लिंक्ड है, क्योंकि देखो ये जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, ये क्या है, क्लाइमेट चेंज के कारण ये बहुत मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको फेस कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, ये किस पे लोकेटेड किस चीज़ पे इनकी इकोनॉमी रन करती है। तो इनकी इकोनॉमी रन करती है टूरिज्म पे। ठीक है, और साथ साथ टूरिज्म को डेवलप करने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा लेना पड़ता है देश चलाने के लिए। तो ये इनको शॉर्टेज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड द टूरिज्म, लैक ऑफ टूरिज्म के कारण अब ये क्या है, थोड़ा सा डेप्थ में जाती जा रही है। तो इसीलिए जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं, इन्होंने एम्फेसाइज किया कि भाई ये जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनकी जो फंडिंग है उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, इनको पैसा देने की ज़रूरत है, जिससे ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं ये भी डेवलप हो सके। ठीक है, तो इसके अंदर ये कितने 39 स्टेट्स एंड 18 एसोसिएट मेंबर्स इंक्लूड किए गए हैं SIDS के अंदर। SIDS का मतलब है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, कैरिबियन पैसिफिक, कैरिबियन आइलैंड्स में है, पैसिफिक ओशियंस में है, ASI रीजन के अंदर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकता है। इनको एक स्पेशल केस के रूप में डेवलप रिकॉग्नाइज किया गया था 1992 के अंदर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके साथ साथ जो UN ने जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं इसके लिए 2 प्रोग्राम लॉन्च कर रखे हैं। पहला तो है द बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन याद कर लें, एक तो ये, और दूसरा हो गया समोआ पाथवे। ठीक है, टू एड्रेस द सेट्स चैलेंजेस। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे UPSC पूछ सकता है, ये बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या है या समोआ पाथवे क्या है, इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, वो भी आपके लिए होमवर्क है। तो ये बताना है, यार्स मिसाइल जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस देश द्वारा विकसित एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे हिंदी में बोलेंगे तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। तो एक देश से दूसरे देश में, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मारक क्षमता रखने वाली ये मिसाइल है। तो ये यार जो मिसाइल है, यार्स मिसाइल इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है,
ये सभी यूपीएससी के बहुत फेवरेट टॉपिक है जहाँ से मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, रशिया, चाइना, इजराइल या इंडिया। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। और ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए लाता हूँ। रिसेंटली विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंक्लूड द राइट टू एबॉर्शन, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बन गया? तो वो कौन सा देश है, जल्दी से बताइए। जर्मनी है, फ्रांस है, पोलैंड है या मलेशिया है? मलेशिया तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप बताइए इन 3 में से कौन सा देश है, जर्मनी, पोलैंड या फ्रांस? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिखें। और साथ में देखो, ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इनके आंसर आपको देना बहुत जरूरी है, तो इनके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। ऐसा ना सोचें कि इनके आंसर नहीं देंगे, बस सुन के चले जाएंगे। आप खुद से जब आंसर देंगे तो आपको एग्जाम में भी ये क्लिक करेंगे, याद रहेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये क्वेश्चन याद रहने चाहिए एग्जाम तक, ठीक है। टॉपिक याद रहने चाहिए। इन टॉपिकों के बारे में आप डिटेल में और पढ़ सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर वीडियोज लेकर तो आप वो टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है।